वहीद के घर आई थी। उसका ख्याल था कि आज शायद अजरा के रिश्ते की बात खुश इसलूबी से तय हो जाएगी, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि आज इसे ऐसी हकीकत मालूम होने वाली है जो इसके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगी। दूसरी तरफ नुमान की नज़रें बार बार अजरा को तलाश कर रही थी। इजरा चाय लेकर आई तो नुमान ने शरारत भरे अंदाज में कहा, आपको मालूम है इस वक्त यहाँ सिर्फ आंटी ही मौजूद नहीं है, कोई और भी है जिसे मैं देख रहा हूँ। इजरा ने हैरत से पूछा, क्या देख रहे हैं आप? नुमान मुस्कुरा कर बोला, आपको। जाहिर है आप सामने गड़ी हैं तो और किसको देखूंगा? इजरा ने झेनपते हुए जवाब दिया, मुझे देखना ज़रूरी नहीं है, चाय लाई थी पी लीजिए। नुमान ने हिंसते हुए कहा, नहीं, चाय तो आप खुद अपने हाथों से कप मैं डाल कर देंगी। आखिर में मेहमान हूँ और मेहमानों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है ना। इजरा ने बेजारी से चाय उनके सामने रख दी, मगर नुमान की नजरें मुसलसल असी पर जमी रहें। वैसे आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? नुमान ने पूछा। इजरा ने सर्द लहजे में जवाब दिया, गुस्सा करने के लिए भी क्या मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी? नुमान हंस पड़ा, नहीं, जितना चाहें गुस्सा करें, मैं तो सामने बैठा हूँ। इजरा ने दिल ही दिल में सोचा कि आखिर ये शख्स इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। वो बात ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन नुमान बार बार इसकी तारीफ करके इसे शर्मिंदा कर रहा था। इसी दौरान वहीद आरफा को एक तरफ ले गया। इसके चेहरे पर परेशानी नुमायां थी। आरफा ने नरमी से पूछा, वहीद भाई क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। वहीद ने गहरी सांस ली और बोला, आरफा, जब मैंने इजरा के रिश्ते की बात की थी इस वक्त मुझे हकीकत का इल्म नहीं था। बाद में मुझे भी हैरत हुई कि आखिर इजरा बार बार इनकार क्यों कर रही है। आरफा खामोशी से सुनती रही। वहीद ने भराई हुई आवाज़ में कहा, इजरा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दिख सहे हैं। वो पहले भी शादी शुजा रही है। उसके पहले शौहर का इंतकाल शादी के कुछ अरसे बाद ही हो गया था। उसके बाद उसकी दूसरी शादी भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी गई और फिर उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया और तलाक दे दी। आरिफा के चेहरे का रंग बदल गया। वहीद ने मजीद कहा, हमें भी ये सब मालूम नहीं था। वो खामोशी से हर दुख सहती रही। इसकी ममानी ने भी हमेशा इसे बोझ समझा और हर बार इसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया। आरफा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। वो इजरा के दुखों को महसूस कर रही थी। वहीद ने कहा, इजरा बड़ी लड़की नहीं है, वो सिर्फ किस्मत की मारी हुई है। इसने हर तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त किया है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो रिश्ता कबूल कर लें, वरना इनकार कर दी। आरफा कुछ लम्हे खामोश रही। इसके पास अल्फाज नहीं थे। वो बगैर कुछ कहे वहां से उठ गई। इधर नताशा और इसकी फुफ्फू खुशी से ये समझ रही थी कि अब इजरा के लिए हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, फुफ्फो, लगता है आज तो इनकार हो ही जाएगा। फुफ्फो ने इत्मीनान से जवाब दिया, इनकार समझो हो ही गया है। अब अगला काम यह है कि इजरा को इस घर से कैसे निकाला जाए। नताशा ने चालाकी से कहा, आप फिक्र न करें, ये काम मुझ पर छोड़ दें। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वहीद अंकल भी इससे नफरत करने लगेंगे। दूसरी तरफ नुमान अपनी वालदा के साथ वापस घर जा रहा था। इसने हैरानी से पूछा, अम्मी क्या हुआ? वहीद अंकल से बात हो गई। आरफा ने मुख्तसर जवाब दिया, घर जाकर बात करेंगे। नुमान ने दोबारा पूछा, सब खैरियत तो है ना? मगर आरफा खामोश रही। घर पहुंचने के बाद भी इसकी खामोशी बरकरार रही। फरहीन को अपनी माँ की कैफियत देखकर तशवीश होने लगी। अम्मी, आखिर हुआ क्या है? आप कब से कमरे में बंद हैं? कुछ तो बताएं। आरफा ने थके हुए लहजे में कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। फरहीन फौरन बोली, अम्मी, ये सर दर्द ब्लाउजा नहीं होता, जरूर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। आरिफा ने झंझला कर कहा, फरहीन, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे आराम करने दो। फरहीन समझ गई कि मामला बहुत संजीदा है। उधर अजरा अपनी सोचों में गुम थी। नताशा फिर उसके पास आई और तंजिया अंदाज में बोली, तो आखिर आंटी रिश्ता ठकरा कर चली गई। अजरा ने बेनियाजी से जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे भी ये रिश्ता नहीं करना। नताशा ने तंज किया, तीवर तो बड़े दिखा रही हो, लेकिन चेहरा कुछ और कह रहा है। इजरा ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती। नताशा ने गुस्से से कहा, मैं इस घर में मेहमान हूँ, मुस्काम करवाने की कोशिश मत करना। इजरा ने तहम्मुल से कहा, मेहमान चंद दिन के लिए आते हैं, अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो मैं खुद कर लेती हूँ। नताशा दिल ही दिल में जुलने लगी। इसी दौरान फूफो ने नताशा को यकीन दिलाया, फिक्र ना करो, अब इजरा की हकीकत सबके सामने आ चुकी है, वो कभी सुकून से नहीं रह सकेगी। इजरा ने ये बातें सुन ले, लेकिन खामोश रही। इसके दिल में दर्द था,
مگر وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے اندر دفن کر گئی۔ دوسری طرف نعمان کے دل میں اجرا کے لیے جذبات پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اجرا صرف ایک خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی پوری زندگی آزمائشوں میں گزاری ہے۔ وہ سوچنے لگا اتنے دکھ سہنے کے باوجود اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ شاید یہی وہ خوبی ہے جس نے مجھے اس کی طرف کھینچ لیا ہے۔ اظہر عارفہ اپنے کمرے میں بیٹھی اجرا کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اجرا کی معصوم شکل اور اس کے دکھ ابھر رہے تھے۔ اس نے خود سے کہا اجرا قصوروار نہیں ہے، قصور اس معاشرے کا ہے جو ایک عورت کے ماضی کو اس کی پوری زندگی پر مسلط کر دیتا ہے، مگر وہ ابھی بھی کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ یہی کشمکش، یہی خاموشی اور یہی غیر یقینی کیفیت آنے والے دنوں میں ایک نئے طوفان کی بنیاد بننے والی تھی، کیونکہ ایک طرف نعمان کے دل میں محبت پروان چڑھ رہی تھی اور دوسری طرف نتاشا اور اس کی پھوپھو اجرا کو اس گھر سے نکالنے کے لیے نئی سازشیں تیار کر رہی تھیں، اور اجرا وہ ہمیشہ کی طرح اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔